हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? फाइन। ओके, वेरी गुड। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। वेरी गुड। सो एज प्रॉमिस्ड, वन शॉट आई एम कमिंग विद ऑल द चैप्टर्स बिफोर योर एग्जाम। 1 दिसंबर वाला एग्जाम कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप इट वाज वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर की रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं आज। We are going to go on to solid state. So I'm going to finish the entire chapter in one day. जैसे आपका वन शॉट होता है, यही बुलाते हैं ना आपके टेक्निकल लैंग्वेज में। आजकल बहुत चल रहा है ये दिस इन वन शॉट, दैट इन वन शॉट। मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ ये वन शॉट क्या हुआ। सो वन शॉट मीन्स कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको ज्यादा अच्छे से करेंगे, और जो टॉपिक्स थोड़े ठीक ठीक हैं उनको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, और बाकियों को हम लोग सिर्फ ऐसे ही वी जस्ट एक बारी उसको नजर मार लेंगे कि अच्छा ये है, ताकि हमारे चैप्टर की कंटिन्यूटी रहे। अब ये दीज आर द नोट्स विच आई हैव मेड। ये नोट्स आपके पास ऐप में भी प्रेजेंट है। आप ऐप से भी इनको डाउनलोड कर सकते हो। सो दीज आर द नोट्स विच हैव बीन मेड बाय मी माई सेल्फ। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं वैसे तो, ये जस्ट फॉर योर वन शॉट के लिए, बिकॉज हैंड रिटन थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो मैंने उसको टाइप करके और पीडीएफ में कन्वर्ट करा। ऐप पता है शैलीज केमिस्ट्री, और आपको ये भी पता है कि उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे आपको दे रखा है। तो गाइज लेट्स हिट इट। और सॉलिड स्टेट को आज करते हैं खत्म। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पता है आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। मैम आप पूरा का पूरा चैप्टर मत पढ़ाओ यूट्यूब पे, फ्री स्टूडेंट्स हैं वो, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू। और कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कराओ, 15-15 मिनट्स के वीडियोस डालो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अगर आप पूरा करा दोगे तो ऐप पे कोई नहीं आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इतने सालों से प्रदीप सर के साथ वी बीन डूइंग इट, तो आई हैव टू डू इट फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गो ऑन टू आवर फर्स्ट one shot series solid state. So as you can see, it is on your screen. Solid state में क्या हुआ? Particles closely packed हैं, right? और these are held together by strong intermolecular forces. There is only one type of motion. ये important हो सकता है। कौन सा one type of motion है? Vibrational motion सिर्फ होता है। ये आपको multiple choice question में आ सकता है। By virtue of which particles move about the fixed position. जनरल कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आपको पता है हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, स्पेसेस ही नहीं है तो कंप्रेसिबल हो ही नहीं सकता। स्लो डिफ्यूजन है उसमें बिकॉज अगेन स्पेसेस आर नॉट देयर। वेपर प्रेशर, सॉलिड्स इजीली कन्वर्ट नहीं होते वेपर में, देयरफॉर वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट, हर एक सॉलिड का, प्योर सॉलिड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा एट इक्विलिब्रियम, उसको हम बुलाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स शेपलेस, एमोर्फस का मतलब ही शेपलेस होता है। कोई दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप। अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टेंट्स जो है वो रेगुलर नहीं होते हैं, इरेगुलर होते हैं या हैphazard होते हैं। कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स उसकी नहीं होती, शेप्स नहीं होते। एमोर्फस सॉलिड्स लिक्विड्स की तरह होते हैं। तो बहुत सारी जगह में, जैसे ग्लास की हम बात करें तो उनको हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। कोहेसिव फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते हैं, वो इतने ज्यादा होते हैं कि मटेरियल रिजिड होता है बट रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, और ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा दे आर एग्जांपल्स। नाउ एमोर्फस सॉलिड का एक और जो इंपॉर्टेंट है कि उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। ओके, और जब हम उसको हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे सॉफ्टन होने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद कोई भी चेंज ना होते हुए एकदम से अब्रप्ट चेंज होती है और वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप प्लास्टिक देखते हो, जैसे आप ग्लास देखते हो, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ग्लास को हम लोग सीडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसको हम लोग किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ गया एक पॉइंट। ग्लासेस ऑफ विंडोज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक एट बॉटम बिकॉज स्लोली ग्लास जो है वो कन्वर्ट होने लग जाता है इनटू अ फ्लूइड एंड नीचे को सेटल होने लग जाता है।
तो इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाई ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्लोइंग slowly at a higher temperature. So amorphous solids जो है वो सारे के सारे क्या है, pseudo solids. एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं, वे भी हम लोग आगे करेंगे, वो ये है कि जो amorphous solids होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं. ठीक है, आइसोट्रोपिक का मतलब कि उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में, या आप कह सकते हो कि हर एक डायरेक्शन में उसका सेम अरेंजमेंट होता है, उनको हम आइसोट्रोपिक सॉलिड्स बोलते हैं. फिर हमारे पास आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब देखो ये नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी, दैट इज व्हाई उसमें मिस किया हुआ है. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज देमसेल्व्स इन रेगुलर मैनर थ्रू आउट द इंटायर क्रिस्टल. तो बहुत ही रेगुलरिटी रहती है इसके अरेंजमेंट में. लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एमॉर्फस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब कि जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स का है दैट इज गोइंग टू बी सेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल्स बुलाते हैं. और क्रिस्टल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एक सॉलिड फिगर होता है जिसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होता है विद फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस. दिस इज व्हाट अ क्रिस्टल इज. क्रिस्टल का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होएगा. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या बुलाते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड्स. अब इस प्रॉपर्टी पे आते हैं कि आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी क्या होती है. क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं. ओके, सो एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस एग्जिबिट करते हैं डायरेक्शनल डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे दे आर एनआइसोट्रोपिक, जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज हो गई, ये सारी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सिल्वर आयोडाइड का एक क्रिस्टल ले लेते हैं, तो जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो पॉजिटिव है एक डायरेक्शन में और वो नेगेटिव है अदर डायरेक्शन में. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं, या क्रिस्टल्स को हम क्या बुलाते हैं, दे आर एनआइसोट्रोपिक. सो एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ फिगर व्हिच इज गिवन. तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन ले रहे हो ए डैश, you can see all blue dots are there. Can you see there are all blue dots which are present. So ये जो blue dots हैं they are same molecules. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आएगी. और अगर आप बी डैश डायरेक्शन में देख रहे हो, डायगोनल डायरेक्शन, तो एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, तो इस तरह से डिफरेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. तो अगर डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डिफरेंट पार्टिकल्स में there is going to be different physical properties. So A dash और B dash दोनों डायरेक्शन में physical properties जो है they are going to be different. Anisotropy जो है वो प्रोवाइड करती है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन क्रिस्टल्स. ठीक है, सो कैसे पता चलता है कि कोई भी एक अगर क्रिस्टल है तो उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस में. वो हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल. सो क्रिस्टल क्या हो गया, दैट इज गोइंग टू बी एनाइसोट्रोपिक, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और एमॉर्फस क्या हो गया, आइसोट्रोपिक, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड. लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री होगी क्योंकि उसका ऑर्डरली पार्टिकल्स का, कांस्टेंट पार्टिकल्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है. एमॉर्फस में देयर इज नो डेफिनेट ज्योमेट्री. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. इट इज गोइंग टू मेल्ट ओवर अ शॉर्ट रेंज. जो क्रिस्टलाइन है वो एनाइसोट्रोपिक है और जो एमॉर्फस है वो आइसोट्रोपिक है. जो क्रिस्टलाइन है वो ट्रू सॉलिड्स है, एमॉर्फस सीडो सॉलिड्स हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रिजिड होते हैं क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स इतने रिजिड नहीं होते. ओके, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल्स हैं उनमें प्लेन फोर्सेस हैं. एंगल बिटवीन देम वी विल जस्ट डू, उसको हम इंटरफेशियल एंगल बुलाते हैं. दो फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम इंटरफेशियल एंगल बुलाते हैं. नाउ दिस एंगल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. एक टाइप के क्रिस्टल में ये एंगल हमेशा कांस्टेंट है और इनके वेल डिफाइंड एमॉर्फस सॉलिड्स के वेल डिफाइंड प्लेन्स नहीं होते. राइट,
अब क्रिस्टल सिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अमॉर्फस सॉलिड्स अनसिमेट्रिकल। ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, उसको हम क्रिस्टलोग्राफी बुलाते हैं। सोर्सेज, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्रिस्टल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड शेप्स, आयनिक क्रिस्टल्स, अब ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होगा, जो फोर्सेस ऑपरेट होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करने। आयनिक क्रिस्टल्स में क्या है, दैट forces of attraction are electrostatic. Constituent particles, they are going to be positive and negatively charged. Ions, each ion is surrounded by largest possible number of oppositely charged ions. इसको हम क्या बुलाते हैं, coordination number. तो कोई भी central atom या central ion कितने और ions को simultaneously touch करता है, उसे हम coordination number बुलाते हैं. जैसे for example अगर हम लोग NaCl लेते हैं तो NaCl का coordination number है 6. मतलब कि sodium ions are surrounded by 6 chloride ions and chlorine ions are surrounded by 6 sodium ions. So the coordination number of both sodium and of well you can say chlorine, that is going to be 6. Cesium chloride अगर लेते हैं तो coordination number 8 है. CaFO2 लेते हैं तो Ca2 का 8 है, जबकि coordination number of fluorine is 4. This is again one question जो कि आपका multiple choice में बन सकता है. रेडियस रेशो क्या हुई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम लोग रेडियस रेशो कैलकुलेट करते हैं. इट इज द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन. रेडियस रेशो हमें क्या देता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देता है, ज्योमेट्री देता है, राइट. सो अगर रेडियस रेशो फॉल करता है बिटवीन 0.155 टू 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3. प्लेन ट्रायंगुलर is going to be the geometry. An example which you can take over here is B2O3. उसी तरह से अगर रेडियस रेशो 0.225 टू 0.414 आता है, परमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा. एग्जाम्पल आपके पास आ गया ZnS. सबसे कॉमन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज 0.414 टू 0.732. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं. तो अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है किसी भी एक AB कंपाउंड का, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 6. और क्या शेप है, ऑक्टाहेड्रल है, और क्या रेडियस रेशो है 0.414 से लेके 0.732 तक. ओके, और अगर हम 0.732 से 1 ले रहे हैं तो परमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8. क्यूबिक सीजियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल. क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, अभी हम लोग ये सब भी पढ़ने वाले हैं. अभी आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन सराउंड कर सकता है अराउंड व्हाट, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सेकंड आपका सराउंड कर सकता है अराउंड द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कर रहे हैं आयनिक सॉलिड, जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयंस. सॉरी फॉर द कोल्ड, यहाँ पे ठंड हो रही है भाई साहब. ओके, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल. सो जब हम लोग क्रिस्टल कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज्ड है इन वन डेफिनेट अरेंजमेंट. ओके, so space lattice and unit cell, the geometrical form consisting of regular arrangement of points in space is called lattice point or space lattice. Lattice नहीं है, ये lattice है. Sorry for the typing error. 3-dimensional network होता है constant particles का, जहाँ पे they are placed in fixed positions. Smallest जो unit of space lattice होता है वो explain करता है entire arrangement of the lattice. उसको हम क्या बुलाते हैं, unit cell. अगर ये आपके पास पूरा का पूरा एक क्रिस्टल है तो येलो में जो आपको ये छोटा सा एक टाइनी माइनी सा नजर आ रहा है वो टाइनी माइनी, पर पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है भाई साहब. सो दिस इज नोन एज द यूनिट सेल. जस्ट लाइक हमारी बॉडी के अंदर सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, उसी तरह से यूनिट सेल एक पूरे क्रिस्टल को एक्सप्लेन करने का दम रखता है. पैरामीटर्स देख लेते हैं. अगर हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज करते हैं ऑफ अ यूनिट सेल
जो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर यूनिट सेल्स, उसको हम क्या बुलाते हैं? पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। सो 3 एंगल्स हो गए, नजर आ रहा है ना? ए, बी एंड सी एंड सॉरी 3 एंगल्स हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? और 3 एज लेंथ हो गए, तो वन इज दिस एंड वन इज दिस, ए, बी एंड सी। प्लीज रिमेंबर एंगल अल्फा इज बिटवीन एजेस बी एंड सी, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल बीटा इज बिटवीन ए एंड सी एंड एंगल गामा इज बिटवीन ए एंड बी। डिपेंडिंग अपॉन दीज पैरामीटर्स हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा बन सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, कैसे याद रखते हैं हम इसको? निमोनिक याद है, बहुत बारी करा दिया मैंने, CTOMHRT। ओके, सो सी क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल है ये, इसमें सारे एज लेंथ सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको छोड़ दो, मैक्सिमम सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, एग्जांपल्स में हम इंटरेस्टेड है। ये कंपटीशन का है, क्योंकि ये जो नोट्स बने हुए हैं वो कंपटीशन के और +2 के इकट्ठे हैं। सो ये कंपटीशन का आ गया, मैक्सिमम सिमेट्री एलिमेंट्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर आवर बोर्ड्स। एग्जांपल्स NaCl, KCl, ZnS, डायमंड एंड LMs। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। फिर उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में A is equal to B is not equal to C. Two sides are equal, one side is unequal, but all angles are equal. Examples: titanium dioxide, lead tungstate, stannous oxide, NH4Br. Then orthorhombic. अब इसमें तीनों में अगर आप सिमिलैरिटी देख रहे हो बेबीज, तो सिमिलैरिटी क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। सो CTOMHRT, CTO में सारे एंगल सेम होते हैं, क्यूबिक में ऑल साइड्स आर सेम, टेट्रागोनल में एक साइड अनइक्वल, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स अनइक्वल। एग्जांपल्स, बट एंगल सारे सेम है। ठीक है, सो एग्जांपल्स KNO3, BaSO4, K2SO4 एंड रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक, A is equal to B A is not equal to B is not equal to C, सारे साइड्स अनइक्वल बट दो एंगल्स इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू गामा है, अच्छा V नहीं है प्लीज, अगेन टाइपिंग एरर, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एरर्स तुमने नहीं करने हैं। ओके, सो मोनोक्लिनिक सल्फर KClO3 CaSO4.2H2O, जिप्सम, ये सब इसके एग्जांपल है। हेक्सागोनल में आपके पास दो साइड्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल, so A is equal to B is not equal to C, alpha is equal to beta is equal to 90 degree and gamma is equal to 120 degrees. इसमें examples zinc oxide, CDS, HGS and silicon carbide, C capital O capital. Rhombohedral, rhombohedral is A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is not equal to 90. एंगल सारे सेम है but they are not equal to 90. Okay, 7 planes हैं और 7 axes हैं. Example NaNO3, ICl, ये 1Cl नहीं है, this is ICl and quartz. Okay, then calcite also, CaCO3. Triclinic पे चलो, A is not equal to B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma. सबसे आड़ा तिरछा क्रिस्टल है ये, मोस्ट अनसिमेट्रिक। तो सबसे सिमेट्रिक हमने कौन सा पढ़ा? क्यूबिक। सबसे अनसिमेट्रिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्राइक्लिनिक। ओके, एग्जांपल कॉपर सल्फेट .5H2O है भाई साहब, कॉमा नहीं है, ब्लू विट्रल एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। अभी चल रहे हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, याद है प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? ऑल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो तीनों आपके पास ओपन स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर भी है, और एक्चुअल portion of atom जो है that is also present. So as you can see over here, ये जो ये red दिख रहा है तुम्हें, sorry for this, ये जो red आपको यहाँ पे नजर आ रहा ना, तो इसका मतलब 1/8 ही एटम एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल इज मैंगनीज। सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास कॉर्नर्स के अलावा कहीं कहीं और भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। These are unit cells which have points at the corners as well as some other positions. Face centered हो गया,
यहाँ पे पॉइंट सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, रेडॉन, पेलेडियम एंड Ag. ये आपके पास आ गया फेस सेंटर्ड. So it is present at all the corners plus it is present at the center of the face as you can see. So ये space filling model है उसका. अब यहाँ पे जो center वाले होते हैं उसका जो contribution होता है that is only half because one face is shared with the other. Okay. So half constant particle is present in one unit cell and the other half that is present in the other unit cell. Body centered में आ जाओ. All the corners, center of the body. So इस पे जो center of the body है वो अपने आप को किसी के साथ share नहीं करता, but corners वाले 1/8 contribution show करते हैं. Examples देख लो, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, barium, vanadium, niobium, chromium, molybdenum. This is M and small o and iron. End centered, opposite two phases पे present है as you can see over here. Corners के अलावा all crystals they do not have simple lattices. कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्यूबिक ले रहे हैं तो क्यूबिक में 3 तरह के नंबर ऑफ लैटिसेस होते हैं. दिस इज हाउ वी क्लासिफाई और डिफाइन द 14 ब्रेवियस लैटिसेस. क्यूबिक के पास 3 होते हैं इंपॉर्टेंट, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड. टेट्रागोनल के पास 2 होते हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड. ऑर्थोरोम्बिक के पास चारों है, सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है. मोनोक्लिनिक के पास 2 है, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड. और हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक सबसे गरीब एक एक ही है, प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव. सबसे अमीर इसमें कौन सा है? सबसे अमीर इसमें कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक. इसके पास चारों है. इसके पास क्या है? चारों है. ओके. और सबसे गरीब कौन से हैं? एक सेकेंड मुझे दे दो प्लीज. तुम भी सांस ले लो. ओके. और सबसे गरीब कौन से? हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक. इनके पास एक एक है. राइट. सो ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस हो गया. Crystal atoms located at the corners of face center of unit cell, they are shared by other cells. Point lying at the corner is shared among 8 unit cells. तो 1/8 ही contribution होगी. A point along an edge is shared by 4 unit cells. So 1/4 of it lies within any cell. ठीक है. A face centered is shared by 2 unit cells. तो contribution कितनी हो गई? It is going to be half. और बॉडी सेंटर्ड पॉइंट लाइज इंटायरली विद इन द यूनिट सेल, तो उसकी कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगी. तो ये देखो एक टेबल बना दिया है. कॉर्नर 1/8, एज 1/4, फेस सेंटर हाफ एंड बॉडी सेंटर इज गोइंग टू बी 1. ओके. अब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ये हमें Z की वैल्यूज दे रहे हैं. सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल अगर आप देखते हो तो सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1/8 into 8, सो 1 हो गया. So in total there is going to be the value of Z for simple cubic or primitive unit cell, that is going to be 1. Clear? फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास face centered. Face centered का मतलब क्या हुआ? 1/2 into 6 into 3. 6 phases हो गए. 6 phases में एक एक एटम है या कांस्टेंट पार्टिकल है, 2 phases के साथ शेयर कर रहा है, हाफ उसकी कंट्रीब्यूशन है. तो 1/2 to 6 which is equal to 3, into नहीं है, which is equal to 3, right? तो टोटल इसमें क्या आ जाएगा? 1/8 into 8 1 plus 3 4. So Z की वैल्यू फॉर फेस सेंटर्ड इज गोइंग टू बी 4. बॉडी सेंटर्ड पे आ जाओ, 2 आ जाएगी. एक ये सेंटर में आ गया, कॉर्नर्स में आ गए. 1/8 into 8 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2. एज सेंटर्ड में 1/4 into 12 which is equal to 3 as there are 12 edges. एजेस कौन से होते हैं? ये होते हैं एजेस. सो दिस इज एंड सेंटर्ड. एज माने कि इधर भी प्रेजेंट रहेगा. हियर एट दिस पोजीशन देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. ओके. क्लियर? ये एंड सेंटर्ड है बच्चे, ये एज सेंटर्ड नहीं है. एज सेंटर्ड में देयर आर 12 एजेस व्हिच आर प्रेजेंट और हर एक एज पे एक कांस्टेंट पार्टिकल रहता है. तो 1/4 कंट्रीब्यूशन हो गई. 3 plus 1 4 ही होता है एज सेंटर्ड में भी. जो हम एंड सेंटर्ड लेते हैं उसमें हाफ into 2 which is equal to 1
प्लस वन ऑफ द कॉर्नर्स, सो z की वैल्यू 2 रहेगी फॉर एंड सेंटर्ड। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल क्यूबिक का d इज इक्वल टू 2r और d इज इक्वल टू a। सो यहाँ पे हम लोग इसे ले रहे हैं, एक तो ये पीडीएफ है तो एक तो इसमें सिलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, इसे ले रहे हैं हम। सो ये जो है डिस्टेंस है, ओके। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स एट द कॉर्नर्स, हम लोग बोलते हैं कि दे आर टचिंग at the corners, okay। So wait, if we can have something over here so as to explain it to you, उसके लिए मुझे इसे करना पड़ेगा जरा मिनिमाइज और बोर्ड लाना पड़ेगा इधर, so that we can explain this a little। और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक पेन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल है, एक तो हमने ये अज्यूम कर लिया, दूसरा वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस आ गया, दिस इज आर, राइट, और ये एज लेंथ भी है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स में क्या आ रहा है, द नियरेस्ट डिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी 2r और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a, राइट। और रेडियस क्या आ जाएगा, d by 2 ना, so d by 2 that is going to be r or that is equal to a by 2। So for simple cubic, distance is equal to a and r will be equal to a by 2, okay। all right, अब मुझे इसको करना पड़ेगा मिनिमाइज, तो इसी तरह से बाकी के भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो इसको खत्म करो और हमारा आ गया पीडीएफ वापस। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखने, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। फेस सेंटर्ड में डेरिवेशन की हमें कुछ आवश्यकता है नहीं, रेडियस सॉरी पहले हमको फाइंड करना है डिस्टेंस a बाय √2, रेडियस a बाय 2 √2, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड डिस्टेंस √3 by 2 into a and radius will be √3 by 4 into a। These are the things which you have to remember for your numericals। कोऑर्डिनेशन नंबर करे है ना ऐसे क्वेश्चंस हमने, जिन्होंने वाला नहीं देखा वीडियो गाइस प्लीज गो थ्रू इट। सॉलिड स्टेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड, 25 क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हुए, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन एनी एटम इन अ यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हमने करा 6 है, फेस सेंटर में 12 है, हेक्सागोनल में 12 है, ये भी एक क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर सिंपल क्यूबिक में 6, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 12 और बॉडी सेंटर्ड में 8, ठीक। डेंसिटी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक न्यूमेरिकल ही आना है इसमें से और वो न्यूमेरिकल या इसमें से आ सकता है या आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज में डिस्कस करे हैं। अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऐप पे एमसीक्यू की सीरीज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 99 रुपीज में, जिसमें आपके फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स कवर हुए हैं, ओके। पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी आपको सिर्फ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बेटे, बट आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्ट्रक्चर में क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बुलाते हैं। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52%, सॉरी 0.52 और पैकिंग एफिशिएंसी 52%। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है और एम्प्टी स्पेस कितना है, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी is going to give you the empty space। Face centered, packing fraction 0.74, packing efficiency 74%, empty space 26%, hexagonal में भी HCP में भी यही होगा। Body centered में आ गए, volume of spares ये आ गया, तो it is going to be 0.68 is going to be the fraction and 68% is going to be the 68% is going to be the पैकिंग एफिशिएंसी और 32% इज द एम्प्टी स्पेस। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ हमारे पास हमारे नोट्स में। सो लेट्स, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं इसमें। अच्छा, पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड पेयर्स, इस वाले टॉपिक को ना बेटा आपने एक बार सिर्फ रीड थ्रू करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो इसमें से हमारे कोई ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नहीं।
वॉइड्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको एक बार आपने अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। पैकिंग एफिशिएंसी इन 2 डायमेंशंस, इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। 2 डायमेंशंस में आपके पास दो तरह के अरेंजमेंट्स वो शो करेगा, वन इज हेक्सागोनल एंड द अदर वन दैट इज स्क्वायर प्लानर, राइट। हेक्सागोनल में फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर इज डिफरेंट देन द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के जो वॉइड्स होते हैं या एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसमें सेकंड लेयर आती है, उसी तरह से थर्ड लेयर सेकंड लेयर के एम्प्टी स्पेसेस में आती है। और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी अरेंजमेंट 1 में ज्यादा है, इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बुलाते हैं इन 2 डायमेंशंस। और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, हर एक लाइन एक दूसरे के साथ अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली। So first arrangement is AB, second arrangement is going to be AA kind of arrangement. Done. Then this we've already done, efficiency 52.4% रहता है AA kind of arrangement में, और arrangement 2 में 60.4%। तो HCP अगर हम 2 dimensions में ले रहे हैं तो ये एक peculiar thing आ गई, 2 dimension में जो packing efficiency होती है that is 60.4%। अगर हम 3 dimensions लेते हैं तो उसमें कितना था, 74%। This is one difference which you can point out. Close packing in 3 dimensions, इसी से close packing in 3 dimensions बनती है। ये आपका simple cubic आ गया। मतलब कि अगर हम लोग square close packing जो 2 dimensions की है उसको 3 dimensions में अगर हम लोग करें तो वो हमारी आ जाती है simple cubic। और इसका जो यूनिट सेल है that is a primitive unit cell, ये एक लाइन ऑफ इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या बनी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या बन रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बन रहा है, अगर हम 3 डायमेंशंस में करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक। और उसका यूनिट सेल कौन सा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये क्वेश्चन हम लोग सोच सकते हैं कि बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया मोर एफिशिएंट पैकिंग, सर्टेन हॉलो एम्प्टी स्पेसेस जिनको हम लोग वॉइड्स बुलाते हैं। There are 2 types of triangular voids, A and B. So this we will be doing. Tetrahedral voids एक है और octahedral voids एक और है। तो ये सारा हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हम hexagonal close packing बुलाते हैं। So this is hexagonal close packing, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। माने कि जो HCP 2 डायमेंशंस में है उससे हमारे पास दो तरह के अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। वन इज CCP, cubic close packing, which is AB kind of packing, right? And the second one is HCP. HCP is going to be ABC. This is how it is going to look. और ये जो empty spaces आपको नजर आ रहे हैं, this is tetragonal and orthorhombic, sorry, क्या बुलाते हैं इसको, octahedral and tetrahedral voids. ओहो, I got carried away. So octahedral and tetrahedral voids. ठीक है, अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करेंगे तो हमारे पास अलग तरह की पैकिंग बनेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं तो हमारे पास दूसरी तरह की पैकिंग बन जाती है। ये हमारे पास आ गई CCP, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। Most metals belonging to S block and B block elements possess any one of the close packed arrangement. Cubic, body centered, hexagonal। अभी ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं मैंने, HCP का एग्जांपल है, जैसे आपको आ गया कि मैग्नीशियम कौन सी टाइप ऑफ पैकिंग बनाता है, तो इट फॉर्म्स HCP। सो एक छोटा सा टेबल दे दिया, मैग्नीशियम, जिंक, दिस इज मोलिब्डेनम गाइस, वेनेडियम एंड CD। HCP, कॉपर Ag, गोल्ड, निकल एंड प्लैटिनम CCP, और FCC, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम BCC। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल साइड्स, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। टेट्राहेड्रल साइड्स, so one sphere is placed upon 3 other spheres which are touching each other, as you can see over here। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, तो this is known as the tetrahedral side। ऑक्टाहेड्रल साइड में 3 नीचे होते हैं और 3 ऊपर होते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल्स बनाते हैं। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया। अब अगर हम लोग n नंबर ऑफ स्पेयर्स ले रहे हैं, फॉर n नंबर ऑफ स्पेयर्स 2n,
For n number of spheres, there are 2n tetrahedral voids and n octahedral voids. आ गया सर जी समझ? मैडम जी? Okay, very good. So, in unit cell of CCP or lattice octahedral voids are located at the body centers and all the edge centers of the cube. So, आपके पास number of constant particles आ गए 4, number of octahedral voids आ गए 4 और ये important है बेटे, number of octahedral voids is equal to number of constant units of packing sites. अब यहाँ पे आपके पास 4 packing sites आ रही है, 4 packing sites आ रही है, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी. अच्छा तुम्हें क्या पसंद है ये बताओ? स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग, ये आपने टेक्स्ट बॉक्स पे लिख के मुझे भेजना है, ठीक है? सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास उसी तरह से ले. मुझे रिकॉर्डिंग्स पसंद है इसलिए क्योंकि बच्चे अपने टाइम से देख सकते हैं, और जब लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग लेते हैं तो इतने सारे कमेंट्स साथ साथ चलते रहते हैं, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होती रहती है और आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ना तो टीचर कंसंट्रेट कर सकती है. मजे तो आते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन भी ज्यादा होती है, बट एज फार एज आर this point is concerned, concentration is the key factor to get a lot of marks. और वैसे भी multiple choice questions में मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि practice will make you perfect. बहुत सारे questions करने की जरूरत है, बहुत पास पास उसके आंसर्स होते हैं, ठीक है? So we are guys into some serious kind of study right now. मजाक नहीं करेंगे, जितने भी हमारे वन शॉट है हम लोग ने फट 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 खत्म करने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखनी है, टेस्ट सीरीज जिसको लेनी है वो टेस्ट सीरीज लेके और मल्टीपल चॉइस को करे, और केमिस्ट्री इज सॉर्टेड, ठीक है? फटाक से आ जाएंगे आपको नंबर, देख लेना आप. तो यूनिट सेल जो होता है, एक सेकेंड, ओके सो वी आर बैक. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इस पे 4 हो जाएंगे. अच्छा कैन यू टेल मी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 4 into 2 which is going to be 8. 2n होते हैं ना, तो 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? कितने हो गए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? 4. जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स पे आ जाते हैं. आइडियल क्रिस्टल कौन सा होता है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स पड़े हैं अपनी जगह पे? 0 केल्विन पे, ठीक है? 0 केल्विन पे आइडियल क्रिस्टल होता है, पर 0 केल्विन तो नहीं हो सकता ना, जरा सा टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा नहीं, और क्रिस्टल्स के जो आयंस है वो अपनी जगह से हिले नहीं, और आइडियल पोजीशन से वो नॉन आइडियल पोजीशन पे चल जाते हैं, उनको हम बुलाते हैं इम्परफेक्शंस. जब हम नॉन आयनिक क्रिस्टल्स लेते हैं तो उसमें 2 तरह के इम्परफेक्शंस हैं. इलेक्ट्रॉनिक, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इम्परफेक्शंस में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना है हमें, तो इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. देखो पॉइंटर्स दिए हैं मैंने ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो टिप पे हो जाए. These imperfections arise due to movement of electrons. Electronic है तो movement of electrons. Above 0 Kelvin, the electrons start moving by occupying higher energy states. Kinetic energy increase हो जाती है, इसलिए movement भी increase हो जाती है. These free electrons are responsible for conduction of electricity. Electrical conductivity increase हो जाएगी. Bonds from which the electrons have been removed on heating become electron deficient. और इनको हम क्या बुला रहे हैं? Holes. देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ में पढ़ते तो बोर हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने नोट सारे पॉइंट वाइज बनाए हुए. सो होल्स आल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं करंट को अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है? सो electrons in holes are represented by E and H and their concentrations as N and P, negative and positive. For example, in silicon and germanium, the number of free electrons and holes है बच्चे, ये moles नहीं है, will be same. Right? Then इसी में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस के बाद आपके पास आते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शंस और पॉइंट डिफेक्ट्स.
जब deviations occur due to movement of constituent particles ही पूरे हिल गए, बताओ, atoms या ions in a crystal, these defects are termed atomic imperfections or point defects. In non-ionic compounds, the defects are of two types, vacancy and interstitial. So electronic और point defects हमने कर लिए, non-ionic में vacancy और interstitial defects आ गए, when some of the constant particles are missing from their normal positions, तो vacancy create हो जाती है, ठीक है. These type of holes देखे तो आ जाएगी ना समझ, फिगर इसमें है नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी. एक तो इसमें ये बड़ा ड्रामा है कि फिर मेरा वो गुम हो जाता है पीडीएफ, कुछ और सोचना पड़ेगा. सो वेकेंसी डिफेक्ट जो होते हैं ना, जैसे ये कांस्टेंट पार्टिकल्स पड़े हैं ऐसे, राइट. अब जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो कोई भी एक कांस्टेंट पार्टिकल्स अपनी जगह से हिल जाएगा. अब अगर वो हिल गया तो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है एक वेकेंसी. ये जनरली क्या करते हैं, कलर वाइट ही रखते, डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं. क्या कर देते हैं, डेंसिटी को कर देते हैं डिक्रीज, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है. अभी इसको देखो, इसमें हमारे पास ये ना नया कुछ लिया है मैंने, सॉफ्टवेयर फॉर माय वाइट बोर्ड. अभी डिजिटल बोर्ड नहीं ले रखा है, पर क्या इससे फर्क पड़ता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए ना. वेरी गुड. सो वेकेंसी डिफेक्ट्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशंस. इन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जनरली लोअर डाउन द डेंसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये डिफेक्ट्स क्रिस्टल को कंडक्टिव बना देते हैं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, in this defect the constant particles are missing from their sites and enter into interstitial sites में जाके बैठ जाएंगे, डेंसिटी सेम रहेगी. समटाइम्स सेम रहती है कि इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, राइट. So sometimes the constant particles enter into the interstitial site, मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी. ओके, डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड, शॉटकी आ गया, फ्रैंकल आ गया. इसमें दो तरह के, एक स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स और दूसरे नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. सो स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में आपके पास शॉटकी डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स जिसमें केटाइंस और एनाइंस सेम होते हैं. ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स स्टोकियोमेट्री को चेंज नहीं करती, इसको हम लोग इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बुलाते हैं. ये आपके पास एक और पॉइंट आ सकता है एमसीक्यूज का. शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी जी ने प्रपोज किया था तो उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे है. दिस डिफेक्ट इक्वल केटाइंस और एनाइंस आर मिसिंग. यहाँ आ जाओ, सीधा हम आ रहे हैं ऑन द फिगर. सो यू कैन सी पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने केटाइंस छोड़ेंगे उतने ही एनाइंस भी छोड़ेंगे, ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए. सो इलेक्ट्रिकली इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, ठीक है. एग्जाम्पल्स ले लो, वेकेंसी डिफेक्ट की तरह ये होता है. और कहाँ पे होता है, उन क्रिस्टल्स में जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इंपॉर्टेंट, और साइज ऑफ द केटाइन एंड एनाइन आर ऑलमोस्ट सेम. एग्जाम्पल्स NaCl, KCl, KBr, cesium chloride, AgBr, etc. Schottky defect, the density of the crystal that is going to decrease क्योंकि मास हो रहा है डिक्रीज. Lattice energy and stability also decreases. Entropy is going to increase. क्यों एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि मूवमेंट इंक्रीज हो रही है ना. तो आपने पढ़ा है ना 11th में, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस. तो यहाँ पे खाली जगह हो गई, मूव करने को जगह होगी, उसकी वजह से एंट्रोपी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. फ्रैंकल जी ने डिस्कवर किया था, डिफेक्ट अराइज करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ केटाइंस फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स टू द इंटरस्टिशियल. इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बुलाते हैं, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बुलाते हैं. आयनिक क्रिस्टल्स वेकेंसी डिफेक्ट में होती है ओरिजिनल साइट पे, और वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, इसको इसलिए हम बुलाते हैं डिसलोकेशन. डेंसिटी रहेगी सेम, उनमें एग्जिस्ट करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लो और रेडियस ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन द एनाइन, तभी केटाइन इंटरस्टिशियल साइट पे जा सकेगा. सिल्वर के हैलाइड्स में ये डिफेक्ट सबसे ज्यादा कॉमन है. डेंसिटी को चेंज नहीं करता, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाते हैं. एक्सर्जन रीजन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. दे स्टार्ट, अच्छा एक्सर्जन रीजन इसमें है, हाँ है, तो सैंपल पेपर में आए हुए हैं, उसी के बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. मैंने सैंपल पेपर भी एक डिस्कस किया आपके साथ. ढूंढो ढूंढो कहाँ पे है,
So they start conducting electricity due to vacancies created. Lattice energy decreases, stability decreases, entropy will again increase because disorder increase हो गया है. ये जो डिफेक्ट है ये इन्फ्लुएंस करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल को. ओके, इसको भी हम लोग थर्मोडायनेमिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट ही बोलते हैं क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा ना, सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है. ओके, सो ये अंदर की बात है इसलिए इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट बुलाते हैं. थर्मोडायनेमिक क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये डिफेक्ट. सो यू कैन सी ओवर हियर कि वैकेंसी क्रिएट होके कहां पहुंच रहा है, ये इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया. दिख रहा है आपको? ओके, वेरी वेरी गुड. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंसेस नोट डाउन कर लो. Schottky, equal number of cations and anions are missing, causing vacancies. Cations do not leave the crystal but occupy interstitial sites. Density is lower, density remains unaffected. This defect is present in solids having high coordination number and size of cation and anion is almost same. This defect is present in crystals having low coordination number and size of cation is less than that of anion, and dielectric constant is going to remain same. Dielectric constant increases. हंसी आ रही है? क्यों? मुझे आ रही है क्योंकि ट्रेन की तरह चल रहे हैं. समझ आ रहा है ना? बस इतना जरूरी है. रिवीजन है भाई, भागना ही पड़ेगा. अगर रिवीजन नहीं होता तो एक दिन में वन शॉट में कहां से चैप्टर खत्म होना था? नहीं हो सकता. ओके, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल. अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स में रेशो में प्रेजेंट रहता है FeO, VOX, ZnO etc. ओके, cations and anions they are present in ratios. Defects which bring change in overall chemical composition, non-stoichiometric defects है. उसमें देखो chemical composition में कोई change नहीं हो रही थी stoichiometry में, इसमें chemical composition में change होगी. Metal axis defects, anionic vacancies, क्या बनाते हैं anionic vacancies? F centers. एनायन अपनी जगह से हिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें entrapped रहेगा. वो जो इलेक्ट्रॉन है जो entrapped रहता है उस साइट को हम बुलाते हैं F center. फैबोसेंटर सेंटर जो कि कलर प्रोवाइड करता है क्रिस्टल को, बिकॉज जब वो एनर्जी गेन करते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट्स पे चले जाते हैं. जब वो वापस आते हैं तो वो एनर्जी वापस करते हैं जिसकी वजह से कलर्ड हो जाता है सारा का सारा कंपाउंड. ओके, एनायनिक वैकेंसीज इन alkali metal halides are produced by heating the metal halides in atmosphere of alkali metal vapors. Important, sodium chloride with axis of sodium appears yellow due to what? F centers. Potassium chloride with axis potassium appears violet due to what? Anionic vacancies. Lithium chloride with lithium vapors appears pink due to metal axis defects. तो ये तीनों तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेम किया जा सकता है. एफ सेंटर भी ले सकते हैं, एनायनिक वैकेंसीज भी ले सकते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है एफ सेंटर, आ रहा है ना? दिस इज द एफ सेंटर. अच्छा, इसमें कुछ सिलेक्ट टूल करके आ रहा है, देखे तो कुछ कर सकते हैं क्या? फिश मैन. ओह, एरो आ गई, वेरी गुड. दिस इज बेटर. नहीं तो समझ नहीं आता. थैंक्स गाइज फॉर गिविंग मी दिस टुडे. मैं टेक्निकली ना थोड़ी सी साउंड नहीं हूँ, मुझे थोड़ा देर लग जाता है सिस्टम को समझने के लिए. केमिस्ट्री समझने के लिए नहीं देर लगती है, सिस्टम को समझने के लिए देर लग जाती है. चलो, एक्स्ट्रा केटाइंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स. अब केटाइंस का साइज होता है छोटू, वो जाके बैठ सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स पे आराम से, उतनी जगह उनको चाहिए. तो ये डायग्रामेटिकली हमने देखो शो किया हुआ है. ये ग्रीन में जो है ये जाके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ गया है, राइट. सो जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है जब कोल्ड होता है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ये बैठ गए हैं इधर और एज अ रिजल्ट ऑफ विच कलर हो गया येलो. सो Zn2 पॉजिटिव कहाँ जाके बैठ रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स में, और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स. दोनों ही इंटरस्टिशियल साइट्स बैठ रहे हैं, बाहर नहीं कुछ निकल रहा है. सेमीकंडक्टर्स की तरह ये बिहेव करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, केटाइनिक वैकेंसीज, ये एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिकली उन सब में जिसमें क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Ni3 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव. ठीक है,
सो इस डिफेक्ट में कैटायन जो है वो अपनी लैटिस साइड को भूल जाता है और एडजेसेंट जो कैटायन होगा उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहां इस वाले पे देख रहे हो, इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है A2 पॉजिटिव, राइट। उसकी वजह से जो Fe2 पॉजिटिव है Fe3 पॉजिटिव में चेंज होता रहता है, लस्टर शो करता है और उसको हम लोग फूल्स गोल्ड बुलाते हैं। एक्स्ट्रा एनायंस ये बहुत कॉमन नहीं है क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स में वो बैठ नहीं सकता, तो इसलिए दिस इज नॉट कॉमन। फिर उसके बाद आपके पास आ गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हम बाहर से इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। ठीक है, तो if the impurity ion have different oxidation states in that of host ion, vacancies are created। जैसे हमने Na के अंदर स्ट्रॉन्शियम डाल दिया, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, इसकी वजह से एक वैकेंट साइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 0.1% स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं NaCl में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10,000 टाइम्स बढ़ जाती है। ओके, और इसको हम क्या बुलाते हैं? नॉट रियली डोपिंग इन दिस केस, बट जब हम लोग N और P टाइप ऑफ कंडक्टर्स करेंगे तो उसको हम बुलाते हैं डोपिंग। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फिक्स्ड कर्नल्स हैं लैटिस साइड्स पे। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। एक मिनट, एक चीज बहुत जरूरी देखना चाहती हूं मैं, मुझे तुमको एक साइड, एक सेकंड देना पड़ेगा। दे सकते हो? दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? छोड़ के नहीं जाना है क्लास, अच्छा। मुझे सिर्फ एक चीज याद आई है, आपके सिलेबस को लेके डाउट आया एक दिमाग के अंदर, उस डाउट को हम कर लेते हैं क्लियर, बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ confusion over here, guys. Okay, okay, okay. I just wanted to see one thing. So, ये वाला टॉपिक हमारे इसमें से हट गया। यूनिट्स जो हमारा सिलेबस है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर आयनिक कोवलेंट, amorphous crystalline unit cell in dimensions, 3 dimensions, calculation of density, packing in solids, packing efficiency, voids, number of atoms per unit cell in cubic unit cells and point effects। सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स तक ही था, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे सिलेबस में। तो हमें जाना है, अब ये तो पूरा बना हुआ है ना नोट्स बच्चे, सो ये हमको छोड़ देना है पोर्शन, ये हमें नहीं करना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो चीज हो गई मिसिंग, उसको कर लें जरा। कैसे छूट गया भाई? तो हमने ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स करे, जिनको हम बुलाते हैं आयनिक क्रिस्टल्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स जो हमारे पास हैं, दे आर मॉलिक्यूलर। फिर बाद में बोलोगे कि मैम ने तो ये छोड़ दिया, पता नहीं कैसा पढ़ाती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ही लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाए तुम। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, यही आपको आना चाहिए। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें लंदन हो सकते हैं, ठीक है, वेंडरवॉल्स हो सकते हैं, लंदन भी वेंडरवॉल्स ही हैं, या डाइपोल, मतलब आप डिस्पर्जन फोर्सेस कर सकते हो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कर सकते हो। तो मैं सारा कलेक्टिवली ले रही हूँ, वेंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल्स तीनों का अगर हम लोग ले लें तो लंदन फोर्सेस नॉन नॉन पोलर में एग्जिस्ट करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन पोलर में एग्जिस्ट करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड HF में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ गया थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स व्हिच आर नोन एज कोवलेंट
crystals. Constituent particles क्या है इसमें मालूम है? Atoms, right? और उसके बाद कांस्टेंट पार्टिकल्स के बाद आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स, एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रेफाइट एंड डायमंड. ठीक है, सो ये आ गए हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल्स. फिर द लास्ट वन इज मेटालिक क्रिस्टल्स. मेटालिक क्रिस्टल्स पता है आपको ना? हाँ पता है. कांस्टेंट पार्टिकल्स, मेटल्स, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स. ठीक है, और भाई साहब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, metals. ठीक है guys, so this is all. solid state sorted. solid state का ये वाला वीडियो देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप को डाउनलोड करो. इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, इतना सा तुम मेरे लिए कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, डन है. Bye bye guys. I shall see you in the next class. One shot solutions. I hope you enjoyed the class. Like कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. Okay, bye bye.